हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रति और आज हम बात करेंगे एक और साइकेट्री के टॉपिक पर जिसका नाम है टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया जैसे आपको मालूम भी होगा कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में आता है। ये एक हाइपरकाइनेटिक मोटर कंडीशन होती है, हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में का एक ये सिम्टम है। तो ये कैसे होता है कि हाइपरकाइनेटिक मोटर कंडीशन और मूवमेंट डिसऑर्डर फ्रॉम डोपामीन ब्लॉकिंग मेडिकेशंस, इससे अराइज होता है। और टार्डिव का क्या मतलब होता है? टार्डिव का मतलब होता है लेट ऑनसेट। डिस्काइनेसिया की मतलब अबनॉर्मल मूवमेंट्स डेवलप एट 6 months और लॉन्गर बट ऑलमोस्ट विद इन 12 months ऑफ स्टार्टिंग द मेडिकेशन। तो जो साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें जो यदि अगर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देते हैं तो उनमें ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखा गया है, लेकिन इसका लेट ऑनसेट होता है कि अगर वो मेडिकेशन 6 months या उससे लॉन्गर चल रही है, लेकिन ऑलमोस्ट विद इन 12 months ऑफ स्टार्टिंग द मेडिकेशन, मतलब ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर में, लेकिन 6 months से ज्यादा मेडिकेशन चल रही है, लेकिन साल भर के अंदर फिर वो ऐसा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ऐसा जो मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है यदि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग लंबे समय तक ले रहे हैं फॉर एटलीस्ट 6 months। और उसकी एक ओरल बक्कल लिंगुअल वैरायटी होती है ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया। उसमें क्या होता है, टंग डार्टिंग होती है कि टंग अंदर बाहर आ रही है। और लिप स्मैकिंग भी देखा गया है, किसिंग मूवमेंट्स ऑफ द माउथ, लिप पकरिंग और चूइंग मूवमेंट्स, और फेशियल ग्रिमेसिंग भी होता है। कभी कभी लिम्ब मूवमेंट्स भी होते हैं, इनवॉलेंट्री लिम्ब मूवमेंट्स भी होते हैं। तो ये ओरल बक्कल लिंगुअल वैरायटी ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया होती है। अब आते हैं इटियोलॉजी में। इटियोलॉजी में मैंने जैसे आपको बताया था कि जो D2 रिसेप्टर होते हैं नाइग्रोस्ट्रेटल डोपामीन पाथवे में, तो वो जब ब्लॉक हो जाते हैं क्रोनिकली, लंबे समय तक जब D2 रिसेप्टर्स नाइग्रोस्ट्रेटल डोपामीन पाथवे में ब्लॉक हो जाते हैं, और वो भी लंबे समय तक फॉर एटलीस्ट 6 months, तब ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट हमें नजर आता है किसी पेशेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कुछ डायग्राम्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जैसा कि दिख रहा है कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इसमें ये डोपामीन के वेसिकल्स हैं, प्री सिनेप्टिक डोपामीन वेसिकल्स, देखिए इसमें डोपामीन है भी, और ये प्रोसिनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर्स हैं। तो नॉर्मली तो डोपामीन इन पोस्टसिनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, ये डोपामीन पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं। अब क्या होता है कि जब किसी भी साइकोसिस के पेशेंट को, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, तो यदि टिपिकल एंटीसाइकोटिक थेरेपी उनको स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेरोपेलिडोल, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ने ये जो पोस्टसिनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर है उनको ऑक्यूपाई कर लिया, D2 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो इससे तो नॉर्मली क्या होता है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक का जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन आता है, जो एक्यूटली आता है, वो मोस्टली एकैथीसिया आता है, या फिर एक्यूट डिस्टोनिया होता है, या फिर स्यूडो पार्किंसोनिज्म होता है, लेकिन ये एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में आते हैं। लेकिन जो हम ये टार्डिव डिस्काइनेसिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्रोनिक यूज ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक से जब वो D2 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तब होता है। तो अब कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें एक थ्योरी आती है कि डोपामीन रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी थ्योरी। तो उसमें क्या होता है कि अब टिपिकल एंटीसाइकोटिक ने तो डोपामीन पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे हमारे अक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस हो रहे थे किसी पेशेंट में। लेकिन इसमें क्या होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया में कि पोस्टसिनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर्स आर हाइपोथेसाइज्ड टू बिकम सुपर सेंसिटिव और टू अपरेगुलेट
दैट इज इंक्रीज इन नंबर। अब ये डोपामीन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स जो हैं पहले तो ऑक्यूपाई हो गए थे टिपिकल एंटीसाइकोटिक से, तो इन्होंने क्या किया, अपना नंबर बढ़ा लिया। ये देखिए, एक ये बढ़ गया यहाँ पे, ये बढ़ गया यहाँ पे, ये बढ़ गया यहाँ पे, ये अपरेगुलेट हो गए पोस्ट सिनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर्स। तो इसमें ये थ्योरी काम करती है टार्डिव डिस्काइनेसिया में कि डोपामीन रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। This upregulation may be the consequence of neurons' futile attempt to overcome drug-induced blockade of its dopamine D2 receptors. तो ये अपरेगुलेशन जो है ये न्यूरॉन का फ्यूटाइल अटेम्प्ट है कि ओवरकम करना ड्रग इंड्यूस्ड ब्लॉकेड, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के द्वारा उसका D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया था ना, तो न्यूरॉन का एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है कि उसने अपने D2 पोस्ट सिनेप्टिक D2 रिसेप्टर्स बढ़ा लिए, उनको अपरेगुलेट कर लिया, उनके नंबर बढ़ा दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो डोपामीन रहता है वो फिर D2 इन हाइपर सेंसिटिव D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, तब ये इस तरीके का एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन होता है। अब उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, कोई भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक उसको हम 6 महीने से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये टार्डिव डिस्काइनेसिया जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है ये हो सकता है। और एजेड पेशेंट्स में ज्यादा देखा गया है, एज ग्रेटर देन 60 इयर्स, फीमेल जेंडर में ज्यादा देखा गया है। और साथ में कुछ ससेप्टेबल जीन्स भी होती हैं किसी किसी पेशेंट में, जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि उनको एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस भी जिनको ज्यादा होते हैं, तो उनको ये जो लेट ऑनसेट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये भी ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है जिनको एक्यूट रिएक्शंस हुए थे पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक के यूज से। और tardive dyskinesia is due to maneuvers that expose the postsynaptic neuron to increased dopamine activity. अब ऐसी जो मैन्यूवर्स होते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया उनसे होता है कि जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इंक्रीज डोपामीन एक्टिविटी होती है। मैंने जैसे बताया था ना कि D2 पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया और जो भी डोपामीन अवेलेबल है या तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आ रहा है या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अवेलेबल है, तो वो जो डोपामीन D2 हाइपर सेंसिटिव रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, तो उससे ये टार्डिव डिस्काइनेसिया का एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन होएगा। तो यदि कभी कभी क्या होता है कि जो क्लिनिशियंस होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो जैसे तुरंत दिमाग में ये आएगा कि उस जो डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है उसको बंद कर दिया जाए या उसको रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो बल्कि मूवमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग द डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर और या फिर एडिंग लेवाडोपा, तो उससे क्या होता है, इंटेंसिफाई द मूवमेंट्स और बढ़ जाते हैं। और लेकिन अगर हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक की डेज बढ़ाते हैं, इंक्रीज टिपिकल एंटीसाइकोटिक डोसेज विच रिड्यूसेस डोपामीन रिसेप्टर एक्टिविटी, तो उससे डोपामीन जो D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाती है और वो सप्रेस होता है मूवमेंट्स, इसलिए फिर मूवमेंट्स थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे करें, इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करें? भाई हमने जैसे ये देखा है कि एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देते हैं कि हमने डोपामीन ब्लॉकिंग एजेंट दिया तो डोपामीन का लेवल कम हुआ, तो एक थ्योरी के अनुसार कि जैसे एसिटिलकोलाइन का लेवल बढ़ा हुआ है तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स दिए जो उसको बैलेंस करने के लिए कि एसिटिलकोलिन का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स दे दें, जिससे जो एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस हैं वो कंट्रोल हो सकें। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे कि इस केस में हम अगर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स भी दें तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी उससे फायदा भी नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि टेपर करेंगे द टिपिकल एंटीसाइकोटिक स्लोली
जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको हम धीरे धीरे स्लोली ओवर मंथ्स और ईयर्स, ओवर वीक्स और मंथ्स हम टेपर करेंगे, एकदम अब्रप्टली बंद नहीं करेंगे। और यदि टिपिकल एंटीसाइकोटिक, मान लीजिए टिपिकल नहीं, एंटीसाइकोटिक चलाने की ज़रूरत ही है, पेशेंट साइकोटिक है और उनको मतलब अपने सिम्टम से परेशानी हो रही है, ज़रूरत है उनको एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट की, तो क्लोज़ापिन हम चलाते हैं, क्योंकि क्लोज़ापिन में लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। और फिर एक मेडिकेशन होती है टेट्राबेनेजीन। टेट्राबेनेजीन क्या करती है कि इट इनहिबिट्स ये जो ट्रांसपोर्टर रहता है VMAT2 ट्रांसपोर्टर एंड प्रिवेंट्स द VMAT2 ट्रांसपोर्टर टू अलाउ डोपामीन इनटू द प्रीसिनेप्टिकल वेसिकल फॉर डोपामीन स्टोरेज। तो टेट्राबेनेजीन जो होता है वो ये जो प्रीसिनेप्टिक वेसिकल है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में उसके जो ये VMAT2 ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट करता है कि डोपामीन को उसमें स्टोरेज नहीं करने देता, कि डोपामीन उसमें प्रीसिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर ना हो पाए। तो हम इस तरीके से टेट्राबेनेजीन भी यूज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि एंटीकोलिनर्जिक्स भी इस केस में भी देते हैं, लेकिन इस केस में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। और कुछ स्टडीज हुई हैं कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की भी, लेकिन उसमें भी वो फिर हायर सेंटर्स में ही हो सकता है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे देखें तो हम इन्हीं ट्रीटमेंट से, जो सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं उन्हीं से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतनी ही बात समझाऊंगी और फिर आगे जो दूसरे वीडियोस बनाऊंगी उसमें और टॉपिक्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।